कैश ट्रांजैक्शन को लेकर सरकार नए नए रिस्ट्रिक्शन लाती रहती है। अगर आप कैश बैंक में जमा करने जाते हैं या कैश विड्रॉ करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, कोई भी अकाउंट आपका क्यों ना हो जहां पर आप कैश जमा कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए रिस्ट्रिक्शन रखा जाता है। इसके अलावा आप किसी से भी 2 लाख रुपया कैश में नहीं ले सकते। खर्चों की बात करें तो वहां पर भी आप खर्चे जो है वो 10,000 से ज्यादा का नहीं कर सकते। अदरवाइज आपका जो बिजनेस एक्सपेंस है वो डिसअलाउ कर दिया जाता है। अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं या अगर आप किसी को रेंट देना चाहते हैं तो वहां पर भी कैश की रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है। ध्यान रखिएगा, सरकार कैश को लेकर बहुत ही सेंसिटिव है। कैश ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो वहां पर आपको हाई रिस्क में रखा जाता है, 100% पेनल्टियां लगाई जाती है। लेकिन सरकार ने यहां पर चुपके से बहुत ही आसानी से बैंक ट्रांसफर को भी अपनी नजर में रखा हुआ है, जो ज्यादातर आम लोगों को पता नहीं होता है। ज्यादातर सब यही जानते हैं कि कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट्स है, लेकिन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन आज के इस वीडियो में आपका भ्रम और आपकी जो सोच है उसको हम बदलने वाले हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं तो उसके लिए भी सरकार द्वारा बैंक ट्रांसफर को लेकर नई नई लिमिटें जारी करी हुई है, जो अब तक आपको पता नहीं थी, वो आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो आज के वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे कि बैंक ट्रांसफर को लेकर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो सावधान हो जाइए। 1 अप्रैल 2026 के बाद सरकार द्वारा जो नियम लाई है, अब बैंक ट्रांसफर में भी आपकी निगरानी रहने वाली है। यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बैंक ट्रांसफर भी अपने दायरे में लेके आ चुका है, जहां पर अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन आप करते हैं, बैंक से कुछ भी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, सीधा इनकम टैक्स को रिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर आपको नोटिस से बचना है, अगर नोटिस अभी कभी भी ना आए, जिसके लिए बैंक ट्रांजैक्शन की क्या लिमिट है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं यूपीआई से माध्यम से, आरटीजीएस, एनईएफटी, किसी भी माध्यम से आप कर रहे हैं, तो उसकी लिमिट जानना जरूरी है। कैसे नोटिस से बचा जाए, सारी चीजें जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाले हैं। बैंक ट्रांसफर को लेकर एक बहुत ही अहम वीडियो आज का हमारा होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। सबसे पहले बात करते हैं, यहां पर बैंक ट्रांसफर की बात हो रही है, यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात की जा रही है। ऑनलाइन अगर आप ट्रांसफर करते हैं उसकी बात हो रही है, कैश की बात यहां पर हम नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। कैश के लिए अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। कितना कैश डिपॉजिट विड्रॉ कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट है, सारी लिमिटें मैंने बताई हुई है। आज हम सिर्फ बात करेंगे ऑनलाइन बैंक अगर ट्रांसफर करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं ऑनलाइन से या नॉन कैश ट्रांजैक्शन अगर है तो उसकी लिमिट आज आपको हम बताने वाले हैं। बैंक ट्रांसफर यहां पर नॉन कैश माना जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिकली एक बैंक से आपने दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर किया है। एसबीआई में अकाउंट है और आपने एचडीएफसी में अकाउंट है, एक बैंक से दूसरे बैंक में डाल रहे हैं, या कोई तीसरा व्यक्ति आपके बैंक अकाउंट में डाल रहा है, तो बैंक टू बैंक ट्रांसफर हो रहा है। कैश का यहां पर कोई भी लेन देन नहीं हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस, यूपीआई, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, किसी भी माध्यम से आप ऑनलाइन जो वो ट्रांसफर करते हैं, यहां पर कोई भी फिजिकल कैश का जो है वो लेन देन नहीं हो रहा है। यहां पर क्लियर बैंकिंग सिस्टम से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है, यानी क्लियर डिजिटल ट्रेल यहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पकड़ी जाती है। मान लीजिए ए बैंक है, बी है, सी है, डी है। ए ने बी को दिया पैसा, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, तो ये पूरी ट्रेल यहां पर पकड़ी जाएगी, क्योंकि आपने बैंक के थ्रू यहां पर ट्रांसफर किया है, ना कि कैश माध्यम से। कैश को यहां पर पकड़ना आसान नहीं होता। अगर आप ए से बी को कैश दिया, बी से सी, सी से डी को दिया, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको नहीं पकड़ सकता। इस वजह से यहां पर कैश में रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। लेकिन बैंक ट्रांसफर अगर आप करते हैं तो आसानी से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ट्रैक कर सकता है आपकी इनकम क्या है, आपका सोर्स क्या है। कैश ट्रांजैक्शन ध्यान रखिएगा, यहां पर आप हैंड टू हैंड मनी दे रहे हैं या कैश डिपॉजिट करते हैं, काउंटर पर कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से, एटीएम से, उसको कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। इनकम टैक्स की नजर में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर में बैंक ट्रांसफर जो है वो सबसे सेफ और यहां पर ट्रेसेबल माना जाता है। जबकि कैश की अगर बात करें तो ये हाईली रिस्की और स्ट्रिक्ट रूल यानी नियम इस पर लगाए गए, 100% तक की पेनल्टियां इन पे लगाई गई है। लेकिन बैंक ट्रांसफर को लेकर कोई भी 100% की पेनल्टी नहीं लगाई जाती। तो यहां पर भले ही आपने कैश पहले डिपॉजिट कर दिया, फिर आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, भले ही आपने ऑनलाइन ट्रांसफर किया, लेकिन उस कैश का सोर्स आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि वो कैश है, वो बैंक ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। अच्छा, आज के वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं इसकी भी थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे दूं। मैक्सिमम लिमिट क्या है बैंक ट्रांसफर करने की इनकम टैक्स रूल के हिसाब से। बैंक ट्रांसफर क्या आपको अलाउ होगा बिना इनकम टैक्स दिए हुए, यानी कितना बैंक ट्रांसफर आप कर सकते हैं बिना कोई टैक्स पे किए हुए। क्या लिमिट दी गई है यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, ये लिमिट आज के वीडियो में हम डिस्क्लोज करेंगे, जो अब तक किसी ने नहीं डिस्क्लोज करी है। ऑनलाइन लिमिट क्या है यहां पर बैंक ट्रांसफर को लेकर। अच्छा, इनकम टैक्स कैसे ट्रैक करता है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ कितना पैसा जो है वो आप
सेविंग अकाउंट में रिसीव कर सकते हैं ताकि आपको कोई भी नोटिस ना आए। इनकम टैक्स नोटिस आपको क्या लार्ज बैंक ट्रांसफर पर आ सकती है, फ्रेंड से, रिलेटिव से अगर आप बैंक ट्रांसफर लेते हैं तो आपको क्या टैक्सेबल होता है, बैंक ट्रांसफर क्या आप अपनी आईटीआर में शो कर सकते हैं, बैंक ट्रांसफर अगर आप आईटीआर में नहीं डिक्लेयर करते तो उस केस में क्या कॉन्सिक्वेंसेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, और इनकम टैक्स की नोटिस को कैसे आप अवॉइड कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर को लेकर। सभी पॉइंट जो वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए एक एक पॉइंट करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैक्सिमम लिमिट क्या है बैंक ट्रांसफर करने के लिए। अच्छा, इनकम टैक्स में बता दूं कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, आप कितना भी पैसा जो है वो बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कैश डिपॉजिट में है 10 लाख से ज्यादा आप सेविंग में नहीं कर सकते, करंट में आप 50 लाख से ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि सरकार उसको पकड़ नहीं सकती। लेकिन बैंक ट्रांसफर आप कितना भी करेंगे सरकार यहां पर आपको कभी ना कभी पकड़ लेगी, और पकड़ के सारी चीजें जो है वो आपसे मांगी जाएगी, टैक्स वैक्स सब लगाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कैश डिपॉजिट को पकड़ना आसान नहीं है लेकिन बैंक ट्रांसफर को पकड़ना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर कितना भी अमाउंट जो है वो आप यहाँ पर बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के थ्रू। लो कभी भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, चाहे आपने 10 लाख दिए, 20 लाख दिए। अच्छा, कैश डिपॉजिट की अगर आप ज्यादा भी करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोर्स प्रॉपर होना चाहिए। वैसे ही बैंक ट्रांसफर है, आप कितना भी करें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई रिपोर्टिंग भी आपकी नहीं होती है। ध्यान रखिएगा, बैंक यहां पर आपको लार्ज जो है वो ट्रांसफर अलाउ करता है अगर आपका केवाईसी प्रॉपर कंप्लीट है। इनकम टैक्स जो है वो आपके बैंक ट्रांसफर पर नहीं लगता। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स जो है वो आपकी इनकम पर लगता है। प्रॉब्लम कब होती है, जब आप प्रॉपरली उस ट्रांसफर मनी को अगर एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो लार्ज मनी आपने ट्रांसफर किया है, तो उस केस में आपको दिक्कत आ सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने सैलरी ट्रांसफर करी है, मान लीजिए 8 लाख रुपए सैलरी आपके खाते में आई, अब इसको 8 लाख को आपने आईटीआर में दिखा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम और कोई नोटिस आपको नहीं आएगी। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। अगर आपका लार्ज पैसा जो वो ट्रांसफर हुआ, मान लीजिए 15 लाख रुपए आपके सेविंग अकाउंट में आए, आपने ना ही इसको इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाया है, ना ही कोई एक्सप्लेनेशन आप प्रॉपर दे रहे हैं कि ये आपका लोन है, गिफ्ट है, सेल है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजकर दिक्कत कर सकता है। अगर आपने किसी से लोन लिया है, फ्रेंड से, ध्यान रखिएगा 5 लाख का लोन लिया है फ्रेंड से, और आपके पास प्रॉपर लोन एग्रीमेंट है, प्रॉपर पैन है फ्रेंड का, तो उस केस में ये लोन एग्रीमेंट आपको मेंशन करना है। जब भी अगर आपको नोटिस आती है ये आपकी इनकम नहीं है तो ये आपके लिए सेफ होगा कि आप डॉक्यूमेंट आपके पास प्रॉपर है, कभी भी नोटिस है उसका जवाब डॉक्यूमेंट के साथ आपको दे देना है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल दे देते हैं। यहां पर जो है अगर आपने 2 लाख रुपए जो है 10 लोगों से लिए हैं, तो यहां पर 20 लाख टोटल आपके सेविंग अकाउंट में है। अब यहां पर ना ही आप कोई प्रूफ दे रहे हैं, डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि ये पैसा कहां से आया, तो इस केस में तो आपको नोटिस आएगी, और नोटिस आएगी तो टैक्स पेनल्टी सब लगाई जाएगी। नेक्स्ट, बैंक ट्रांसफर आप कितना करें ताकि आपको कोई भी इनकम टैक्स ना लगे। तो ध्यान रखिएगा, बैंक ट्रांसफर के लिए आपको सोर्स ऑफ मनी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा जो भी आपके अकाउंट में आया है, हो सकता है आपकी सैलरी हो, पेंशन हो, बिजनेस इनकम हो, रेंटल इनकम हो, लोन हो, गिफ्ट मिला हो आपको रिलेटिव से, इनकम टैक्स रिफंड आया हो, सेविंग का ब्याज आ रहा हो, एफडी का ब्याज आ रहा हो, एफडी क्लोज करवाइए, शेयर मार्केट के ट्रांजैक्शन, एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, पोस्ट ऑफिस का कोई ब्याज आपको आया है। तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है क्या ये आपका सोर्स आपके बैंक में आया है। अब सभी बैंक ट्रांसफर जो क्रेडिट साइड आया है ये ऑटोमेटिकली टैक्स नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स जो है वो आपके ट्रांसफर पर नहीं लगता, आपकी टोटल इनकम पर लगता है। अच्छा, टोटल इनकम के 5 हेड होते हैं। सैलरी होता है, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन हो गया, और इसके साथ अदर सोर्स होते हैं। इनमें अगर कोई इनकम फॉल होती है तो वो आपकी टैक्स लायबिलिटी के अंदर आती है, यानी उस पर आपको टैक्स देना होता है। टैक्स स्लैब फिर इसमें देखा जाता है। तो आपने बैंक ट्रांसफर जो भी किया है 5 हेड ऑफ इनकम में अगर आया है तो टैक्स तभी एप्लीकेबल होगा जब आपकी ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम में टैक्स स्लैब के टैक्स रेट में आता है। अच्छा, ओल्ड रिजिम की बात करें, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको मिलती है 2.5 लाख, 3 लाख सीनियर सिटीजन को, सुपर सीनियर सिटीजन को 5 लाख। यहां तक अगर आपका बैंक ट्रांसफर आया है तो कोई टैक्स या कोई भी आईटीआर आपको नहीं बननी है, चाहे वो फिर कैश हो, चाहे वो फिर ऑनलाइन क्यों ना हो। नेक्स्ट, अगर आपकी 5 लाख तक आई है, रिबेट यहां पर आपको मिल जाता है 156 में, आईटीआर मैंडेटरी है लेकिन टैक्स यहां पर आपको नहीं लगता। न्यू रिजिम की बात करें, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपको 4 लाख की दी जाती है, ना ही टैक्स ना ही कोई आईटीआर आपको बननी है, कैश ऑनलाइन मिलाकर है। 12 लाख तक आपको रिबेट मिल जाता है, यहां पर आईटीआर तो बनना होता है लेकिन टैक्स यहां पर नहीं लगता। तो इतना अगर आपके बैंक ट्रांसफर में आया है और ये 5 हेड ऑफ इनकम में होती है तो उस केस में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 5 हेड ऑफ इनकम में है, इससे ज्यादा अगर इनकम आ रही है तो उस केस में आप पे टैक्स आ जाता है। और अगर यहां पर वो ट्रांजैक्शन है जो आपकी इनकम नहीं है, सिर्फ ट्रांसफर है, तो उस केस में कोई भी टैक्स आपको यहां पर नहीं लगता है। नेक्स्ट आ जाते हैं यूपी, एनईएफटी, आरटीजीएस की क्या लिमिट यहां पर दी गई है इनकम टैक्स के हिसाब से।
अब तक ये लिमिट यहाँ पर जो है वो कोई नहीं बता रहा है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं एक एक लिमिट, क्या क्या लिमिट यहाँ पर दी जाती है। ध्यान रखिएगा, आपको पता है सेविंग अकाउंट होता है आपका और यहाँ पर करंट अकाउंट होता है, तो इन दोनों अकाउंट में आप कितना भी ऑनलाइन जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैश में ध्यान रखिएगा, सेविंग अकाउंट में 10 लाख की लिमिट है। अच्छा, वहां पर 10 लाख की लिमिट रिपोर्टिंग की है, वैसे तो आप कैश भी कितना जमा कर सकते हैं, वहां पर भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और करंट की बात करें तो 50 लाख की कैश की लिमिट रहती है रिपोर्टिंग पर्पस के लिए। अब बात करें अगर सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में टोटल डिपॉजिट चाहे आप कैश में या ऑनलाइन करते हैं, 50 लाख से ज्यादा अगर आपने किया है, आईटीआर फाइल करना आपके लिए मैंडेटरी है। बाकी आप कितना भी जो है यहां पर क्रेडिट करवा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, आपके बैंक में आया है गया है, इससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। जो भी आया है आपका, वो आपकी इनकम अगर है तो उस पर टैक्स दे दीजिए, इनकम नहीं है तो उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट दे दीजिए, सिर्फ इतना ही कहना है। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो 10 लाख की लिमिट है, इससे ऊपर अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करवाई, चाहे वो आपका कैश हो या ऑनलाइन अगर मोड है, तो उस केस में ध्यान रखना है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो बैंक होगी, पोस्ट ऑफिस होगी या कोऑपरेटिव बैंक जहां पर आपने एफडी करवाई है, वो सीधा रिपोर्ट कर देगी। तो यहां पर आपको 10 लाख से ज्यादा चाहे ऑनलाइन मोड में भी क्यों ना हो, एफडी आपको कभी भी सोच समझ के करवानी है। अगर आपके पास प्रॉपर सोर्स है तभी आप करवाएं, सोर्स नहीं है, आप नहीं बता पाएंगे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो 10 लाख से ज्यादा आपको नहीं करनी है। या इनकम टैक्स की नोटिस का झंझट नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते कि इनकम टैक्स नोटिस जो हमें परेशान करे, तो 10 लाख से अंदर ही आपको करना है। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट कार्ड की रिपोर्टिंग की अगर बात करें, बिल का अगर आप पेमेंट करते हैं, 10 लाख रुपए से ज्यादा का बिल का पेमेंट ऑनलाइन मोड में दिया हुआ है, स्पेसिफिकली ऑनलाइन मोड में आपको नहीं करना है। करोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यहां पर जो बैंक है वो आपकी रिपोर्टिंग कर देगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, बाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, गिफ्ट कर रहे हैं, 45 लाख से ज्यादा आपको यहां पर नहीं करना है। अब यहां पर कैश और ऑनलाइन दोनों ही दिया है, लेकिन हमारा कहना है आप ज्यादातर प्रॉपर्टी है वो ऑनलाइन में करें, क्योंकि कैश में लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जहां पर अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने साफ ऑर्डर दिया है, जो भी कोर्ट है, जो भी सब रजिस्ट्रार है, उनको कहा है अगर कोई भी 2 लाख से ज्यादा का कैश का ट्रांजेक्शन करते हैं प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट को लेकर, तो सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट की जाए 269 ST यानी 186 के अंदर। तो यहां पर आप प्रॉपर्टी में कैश का तो नहीं कर पाएंगे, 2 लाख से ज्यादा अगर करोगे तो सीधा यहां पर आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। अब यहां पर ऑनलाइन है, तो ये भी ध्यान रखना है, 45 लाख से ज्यादा आप ऑनलाइन में करेंगे तो भी आपकी रिपोर्टिंग की जाएगी। तो ये ना समझे अगर हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहां पर सरकार की नजर नहीं है, सरकार की नजर फिर भी आप पर रहती है। अच्छा, स्टैम्प पेपर को लेकर 1 अप्रैल से नई रिपोर्टिंग है। पैन कार्ड है उन लोगों के लिए 2 लाख की लिमिट, नहीं पैन कार्ड है उन लोगों के लिए 1 लाख की लिमिट है। कैश या ऑनलाइन किसी में भी अगर आप परचेस करेंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी चली जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप पे कर रहे हैं 5 लाख, अगर आपके पास पैन कार्ड है, पैन कार्ड नहीं है तो 2.5 लाख की लिमिट है। यहां पर भी ध्यान रखिएगा, कैश में दे रहे हैं या ऑनलाइन से पेमेंट कर रहे हैं, आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्टिंग हो जाएगी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात, गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट है, सर्विस के केस में 20 लाख की, और गुड्स और सर्विस है तो 20 लाख की लिमिट दी गई है, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है तो 10 लाख की लिमिट है। तो अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कैश में अगर करते हैं, तो इस लिमिट से ज्यादा आप करेंगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इसके अलावा टैक्स ऑडिट की बात करें तो 1 करोड़ की लिमिट दी गई है, ये भी कैश और ऑनलाइन दोनों को मिलाकर है। 10 करोड़ की लिमिट जहां पर आपको कैश में 5% से ज्यादा नहीं करना होता, यानी 95% आपका ऑनलाइन होना चाहिए, तभी ये 10 करोड़ की लिमिट आपके लिए एप्लीकेबल होती है। तो यहां पर भी ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन की लिमिट एप्लीकेबल होती है, तो ये सारी ऑनलाइन की लिमिट है जो आप पर एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे बैंक ट्रांसफर को ट्रैक करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्योर ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, जो कभी भी डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं होता आपके एसएफटी में। एसएफटी में जो रिपोर्टिंग होती है वो कैश डिपॉजिट हो गया, कैश विड्रॉल हो गया, क्रेडिट कार्ड के बिल कैश में दे रहे हैं आप, या फिक्स डिपॉजिट जो वो कैश में या ऑनलाइन में दे रहे हैं तो रिपोर्ट होता है। लेकिन एक बैंक से दूसरे बैंक में अगर आप ट्रांसफर कर रहे हैं, वो यहां पर एसएफटी में रिपोर्ट नहीं होती है। तो एसएफटी में कोई भी रूल नहीं है कि बैंक को यहां पर लार्ज ऑनलाइन ट्रांसफर जो है एनईएफटी, आरटीजीएस या एमपीएस जो है या यूपीआई है, वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट होगा। इसीलिए वो एआईएस में रिफ्लेक्ट नहीं होता, क्योंकि यहां पर अभी तक इनको कोई भी रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। लेकिन ध्यान रखिएगा, भले ही एसएफटी में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऑनलाइन लार्ज ट्रांसफर करते हैं, फिर भी ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसे देख सकता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अदर लीगल सिस्टम है। कौन सा लीगल सिस्टम है? बैंकिंग डाटा। ध्यान रखिएगा, बैंक हमेशा मेंटेन करती है अपने डेबिट और क्रेडिट हिस्ट्री, चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो, जब तक बैंक है तब तक आपकी पुरानी हिस्ट्री पूरी मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर पैन कार्ड के बेसिस पर, केवाईसी के बेसिस पर, आधार कार्ड के बेसिस पर आपका जो डाटा है वो लॉफुली एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि बैंक से जो है वो आपका डाटा यानी बैंक स्टेटमेंट मंगाया जा सकता है। तो एसएफटी ही सिर्फ एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म नहीं है, इसके अलावा एक सेक्शन है
133(6) जहां पर पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर जो है आपके बैंक से आपका पूरा स्टेटमेंट मंगवा सकता है। यहां पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट भी नहीं है और यहां पर कोई एसएफटी कंडीशन की भी जरूरत नहीं है। यहां पर पावर जो है वो गवर्नमेंट द्वारा दिया गया है। ध्यान रखिएगा, एआई के थ्रू भी यहां पर आपका जो केस है वो सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके बैंक क्रेडिट ज्यादा है लेकिन अगर आप डिक्लेयर इनकम कम कर रहे हैं तो उस केस में भी आपके ट्रांजैक्शन आपकी लाइफस्टाइल को मैच नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये तभी पॉसिबल है जब ऑनलाइन सारे ट्रांजैक्शन आप करते हैं। कैश में तो ऑलरेडी सरकार आपको रोक रही है, तो कैश की बात नहीं है। यहां पर ऑनलाइन अगर है तो एआई के बेस पे भी आपको पकड़ा जा सकता है। कैसे पकड़ा जाएगा आइए समझते हैं। तो ये पहले मैं आपको बता दूं, पावर टू कॉल इन्फॉर्मेशन 252 जिसके अंदर साफ कहा गया है कि बैंक से आपकी इंफॉर्मेशन जो है रिक्विजिट इंफॉर्मेशन कभी भी मंगवा सकती है। बैंक स्टेटमेंट कभी भी किसी भी ईयर का जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मंगवा सकता है। आइए आने वाले समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे पेन बेसिस आपकी एआई लगाकर ट्रैक कर सकता है। तो मान लीजिए एक ऑफिसर के पास 10,000 जो है वो केस होते हैं, यानी 10,000 एसएससी होते हैं, तो सभी के पैन जो वो डाला जाएगा सिस्टम में, उससे उनकी टोटल इनकम निकल कर आ जाएगी। और बैंक सारे लिंक है, आपके आईटीआर तो लिंक है, आपके बैंक भी लिंक है, तो बैंक के क्रेडिट और डेबिट ये भी यहां पर आ जाएंगे। अब मैच कर दिया जाएगा फास्ट कि भैया इस पैन में इतनी इनकम दिखाई है जबकि बैंक डेबिट क्रेडिट इतना हो रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो इस बेसिस पर आपको जो है नोटिस आने वाले समय में आ सकती है। अच्छा, पहले क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि अब तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एआई नहीं लगाया था, अब तक मैनुअल प्रोसेस चल रहा था, तो आसान नहीं है। 135 करोड़ से ज्यादा की जनता है जहां पर लगभग 8 से 10 करोड़ लोग जो है वो यहाँ पर आईटीआर फाइल करते हैं। तो यहाँ पर 135 करोड़ की जनता का आईटीआर यानी पैन डाल डाल के चेक करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन एआई जो है वो ये पॉसिबल कर देगा। तो एआई आमने सामने रख देगा, बैंक क्रेडिट और इनकम मिसमैच हुआ तो आपको सीधी नोटिस आनी ही आनी है। नेक्स्ट, हाउ मच मनी कैन आई रिसीव इन अ सेविंग अकाउंट, में कितना पैसा रिसीव कर सकता हूं बिना नोटिस के। तो ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यहां पर कभी भी आपके बैंक क्रेडिट को डायरेक्टली टैक्स नहीं करता। पहले वो जानना चाहता है कि पैसा कहां से आया है, क्या वो आपकी इनकम है या इनकम नहीं है, तो क्या आपने उसको आईटीआर में दिखाया। ये 3 सवाल जो हमेशा पूछे जाते हैं। हो सकता है आपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया हो, तो ये आपकी सेविंग हो सकती है जो सेविंग अकाउंट से दूसरे सेविंग अकाउंट में डाला है, या एफडी से सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट में आपने डाला है, तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई नोटिस आपको नहीं आनी है। हो सकता है आपका बिजनेस या फिर फ्रीलांस इनकम हो जो आपने आईटीआर में नहीं दिखाई है, तो हमेशा सेल, परचेज, एक्सपेंस, प्रॉफिट जरूर दिखाएं। मान लीजिए 6 लाख रुपया आपको डिफरेंट पीपल से मिला है लेकिन आईटीआर में आपने नहीं दिखाया, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो नोटिस यहां पर आपको आ सकती है। रेंट आपने 12 लाख रुपया रिसीव किया है, आईटीआर में दिखा दिया, टैक्स प्रॉपर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 4 लाख रुपए लोन आए हैं बैंक से, बैंक एग्रीमेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नोटिस नहीं आएगी। कोई फिक्स लिमिट यहां पर नहीं रखी गई है, सेविंग अकाउंट में आप कितना भी पैसा रिसीव कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नोटिस तभी आती है जब आपका जो पैसा है वो जेन्युइन नहीं होता या अनएक्सप्लेनेबल होता है। अगर आपका पैसा जेन्युइन है, एक्सप्लेन है, प्रॉपर्ली रिपोर्ट किया आईटीआर में, तो नोटिस से आपको कभी भी घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि यहां पर लार्ज बैंक डिपॉजिट है, तो क्या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो ऐसी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, चाहे आप 10 लाख रुपए ट्रांसफर करें तभी भी नोटिस आ सकती है, या कोई 20 लाख रुपए ट्रांसफर करता है तो भी नोटिस नहीं आती है। तो कोई फिक्स लिमिट यहां पर नहीं दी गई है। रूल एक सिंपल है, पैसा जो भी आप यहां पर डाल रहे हैं आपकी इनकम प्रोफाइल से मैच होना चाहिए। अगर आपने लार्ज बैंक ट्रांसफर किया है तो वो खुद से ही मतलब नहीं है कि आपको इनकम टैक्स नोटिस जो वो जारी कर दी जाएगी। इसका खतरा आपको तभी रहेगा जब आपने पैसा बैंक में ट्रांसफर किया है वो आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। इनकम टैक्स सिस्टम ने मान लीजिए सीसीटीवी कैमरा इस कमरे में लगा के रखा हुआ है। अब बैंक अकाउंट जो वो ये कमरा है एंड यहाँ पर जो सीसीटीवी कैमरा है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है। तो यहाँ पर कैमरा हर एक कोई व्यक्ति अगर आ रहा है उसकी जो है फोटो नहीं लेगा। अगर कोई अनयूजुअल लग रहा है, अगर कोई स्पेशल या अनयूजुअल कोई आया है तभी वो यहाँ पर पकड़ेगा, यानी कोई लास्ट ट्रांजेक्शन हुआ है ऑनलाइन से भी तो ही वो यहाँ पर पकड़ेगा। मान लीजिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं, सैलरी अगर क्रेडिट हुई है 8 लाख रुपए आपने ट्रांसफर किया आपकी कंपनी ने और बैंक ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इसको मैच कर लिया फॉर्म 16 से, टीडीएस से, आईटीआर से, तो यहाँ पर आपको कोई भी नोटिस नहीं भेजी जाएगी। अगर आपका बिजनेस का पैसा है 25 लाख रुपए आपके कस्टमर से और यहाँ पर जो है आपने जीएसटी टर्नओवर इससे मैच हो रहा है, बैंक क्रेडिट मैच हो रहा है, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने वो आईटीआर में नहीं दिखाया है तब आपको दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। नेक्स्ट, अगर आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव से अगर आपको पैसा रिसीव हो रहा है तो क्या वो आपके लिए टैक्सेबल है। कोई भी मनी अगर आपसे रिसीव हो रहा है, रिलेटिव से बैंक ट्रांसफर करते हैं तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं है, पूरा का पूरा आपके लिए एग्जेम्प्ट है। रिलेटिव में आपके हस्बैंड, वाइफ, मदर, ब्रदर, सिस्टर सभी निकल कर आ जाते हैं। अगर आपने किसी फ्रेंड्स या नॉन रिलेटिव से पैसा लिया है
तो ये पैसा अगर ध्यान रखिएगा पूरे साल में 50,000 से ज्यादा है तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है। अगर किसी फ्रेंड से आपने लोन ले लिया तो अगर लोन वापस आपने रिपेमेंट कर दिया तो वो आपके लिए टैक्सेबल नहीं होता। एग्जांपल देख लेते हैं, फादर से 10 लाख रुपए लिए, रिलेटिव है, नॉट टैक्सेबल। सिस्टर से 5 लाख लिए, रिलेटिव है, नॉट टैक्सेबल। फ्रेंड से 40,000 रुपए लिए, अलाउड है। लेकिन फ्रेंड से 90,000 रुपए ले लिए, 50,000 से ज्यादा है, पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फ्रेंड से लोन लिया है, वापस रिटर्न कर दिया है, कोई टैक्सेबिलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट, क्या मुझे बैंक ट्रांसफर एंट्री को आईटीआर में दिखाना चाहिए? जो भी मेरा बैंक ट्रांसफर आ रहा है, ध्यान रखिएगा आईटीआर में सिर्फ इनकम आती है, बैंक ट्रांजैक्शन आपके नहीं आते। हर एक ट्रांजैक्शन यहां पर वही बैंक ट्रांसफर आएंगे जो आपकी इनकम होगी, जो आपका टैक्सेबल होगा। बैंक ट्रांसफर किन किन को आपको आईटीआर में दिखाना है, जैसे सैलरी, बिजनेस, इंटरेस्ट, रेंट, ये सभी आप जो है इनकम अगर आपकी है तो वो आप बैंक ट्रांसफर इनकम टैक्स रिटर्न में दिखा सकते हैं। लेकिन अगर वो आपकी इनकम नहीं है, जैसे कि अगर आपने एक ही खाते में दूसरे खाते से ट्रांसफर किया, वो आपकी इनकम नहीं है। आपने किसी से लोन लिया है, वो आपकी इनकम नहीं है। पैसा आपने वापस रिटर्न कर दिया अपने फ्रेंड को, वो आपकी इनकम नहीं है। कैपिटल कंट्रीब्यूट किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, ओन सेविंग, खुद की सेविंग पड़ी थी, वो आपकी इनकम नहीं है। आपने पैसा विड्रॉ करके वापस जमा कर दिया, ये सारी इनकम नहीं है। इसको आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अगर मैं कोई बैंक ट्रांसफर आईटीआर में डिक्लेयर नहीं करता हूं तो क्या मुझे दिक्कत आ सकती है? यहां पे ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स की जब भी नोटिस आती है, आपसे सोर्स ऑफ मनी या ये पूछा जाता है क्या आपने उस इनकम को आईटीआर में टैक्स किया है, आईटीआर में प्रॉपर दिखाया। अगर आपने लोन लिया हुआ है, गिफ्ट लिया हुआ है, खुद की सेविंग है, रिटर्न पैसा है, तो इस केस में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना है। वैलिड और प्रूव अगर आपने कर दिया तो उस केस में उसी समय आपका केस क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप प्रूव नहीं कर पाए, एक्सप्लेन नहीं कर पाए इन चीजों को जो भी आपके बैंक ट्रांसफर हुए हैं, तो उस केस में अनएक्सप्लेन इनकम मान के आप पर यहां पर 117% टैक्स पेनल्टी लगाई जाएगी। तो जो भी पैसा आपका आ रहा है इसको प्रूफ करना आपके लिए जरूरी है। एक तो आपको प्रूफ करना है, दूसरा अगर इस पर टैक्स लागू है तो इस पर टैक्स आपको देना है, तो उस केस में आपको यहां पर केस जो है वो क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको प्रूफ नहीं कर पाए और ना ही इस पे आपने टैक्स दिया है तो फिर आपको 117% टैक्स पेनल्टी लगाई जाएगी। लास्ट आ जाते हैं कैसे इनकम टैक्स नोटिस से आप अवॉइड कर सकते हैं बैंक ट्रांसफर अगर आप करते हैं, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा सभी टैक्सेबल इनकम अपनी आईटीआर में जरूर दिखाएं। अगर कोई सैलरी, इंटरेस्ट आ रहा है, ब्याज आ रहा है, कुछ भी अगर इनकम आ रही है वो आईटीआर में डिस्क्लोज कर दे। ध्यान रखिएगा अगर नॉन इनकम ट्रांसफर है, जैसे कि लोन हो गया, रिटर्न मनी हो गई, ओन अकाउंट से ट्रांसफर है या खुद की सेविंग है, तो इसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप रखें, जैसे लोन एग्रीमेंट है, गिफ्ट डीड हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको रखने। कभी भी नोटिस आए तो ये डॉक्यूमेंट आप सबमिट करके प्रूव कर सकते हैं। हमेशा नरेशन जरूर लिख दें। बैंक ट्रांसफर, जो भी बैंक ट्रांसफर क्रेडिट एंट्री आ रही है वहां पे नरेशन लिखे, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी, क्योंकि नोटिस तो 5-6 साल बाद आएगी, तब आपको याद नहीं रहेगा, तो आपको लिख के रख देना। अगर लोन लिया है तो मैंने लोन लिया अपने ब्रदर से, गिफ्ट लिया है फादर से, तो वो लिख कर रख दें। बिजनेस रिसिप्ट है, कौन से इनवॉइस नंबर है, डेट है, सारी चीजें जो अपने बैंक स्टेटमेंट में लिख कर रख दें। हमेशा अपनी इनकम को यहाँ पर लाइफस्टाइल से मैच रखें। 3 लाख की इनकम दिखा रहे हैं लेकिन हाई बैंक बैलेंस है, एक्सपेंस आप जो है वो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, तो नोटिस का रिस्क आप पर हमेशा रहता है। अपनी टैक्सेबल इनकम को प्रॉपर्ली दिखाएं और प्रॉपर प्रूफ रखें अगर कोई नॉन इनकम ट्रांसफर हुई है। ध्यान रखिएगा कभी भी पैनिक ना करें नोटिस आने के लिए। अगर नोटिस आती है तो जरूरी नहीं है कि हर नोटिस टैक्स डिमांड हो, कई नोटिस आपसे सिर्फ इंफॉर्मेशन जानना चाहती है, तो इन्फॉर्मेशन अगर आप दे देंगे तो वहीं जो है मैटर क्लोज कर दिया जाएगा। हमेशा आईटीआर फाइल टाइमली करें, लेट फाइल करेंगे तो नोटिस आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो टाइमली बिफोर द ड्यू डेट आप आईटीआर जरूर फाइल कर दें। तो ध्यान रखिएगा बैंक ट्रांसफर को लेकर भी सरकार यहां पर आप पर नजर रखती है। लिमिट हमने आपको बता दी इतनी सारी, ये सारी लिमिट से ज्यादा अगर आप बैंक ट्रांसफर करेंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी जानकारी बैंक द्वारा या जो भी रिपोर्टिंग एंटिटी है उनके द्वारा भेजी जाती है। सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही नहीं ट्रैक किया जाता, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को भी ट्रैक किया जाता है। उससे कैसे बचना है, क्या तरीका है, सारी चीजें हमने आज के वीडियो में कवर कर दी है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।